तो दोस्तों, आपका अपने चैनल कंठोत्सव पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बिहार एसएससी सीजीएल यानी बिहार सचिवालय सहायक पर आधारित प्रवीण सर की पुस्तक एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 2 को हल करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को होने वाले बिहार एसएससी सीजीएल के परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 को हल नहीं किया है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19, यह तीनों अनुच्छेद जो है केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 15 में आपको जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह वर्णित है। वहीं अगर अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो अनुच्छेद 16 में क्या है? आपको लोक नियोजन में समानता है, यानी आपको सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो अनुच्छेद 19 में आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। तो आप यहाँ से ये तीनों फैक्ट जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न कथन पर विचार करें। और आपको देखिए नीचे लिखा हुआ उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, यानी आपको तीनों स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। तो देखिए यह कथन क्या है? गलत है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। वहीं राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। देखिए यह भी कथन क्या है? गलत है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम आपको 30 वर्ष भी ही होनी चाहिए, आपको 35 वर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला स्टेटमेंट है राज्यसभा अस्थायी सदन है। देखिए यह स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन आगे लिखा हुआ है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं, जबकि 1/3 सदस्य ही जो है प्रति दूसरे वर्ष मुक्त होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी तीनों स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, यानी उपर्युक्त सभी गलत है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। तो देखिए यह स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखिए हाईकोर्ट के लिए आपको जज बनने के लिए आपका कोई उम्र सीमा नहीं है। अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप वहाँ के न्यायाधीश बन सकते हैं। उम्र सीमा का कोई वर्णन नहीं मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 2 माह के भीतर होना चाहिए। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो यह 1963 ईस्वी में लाया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया? यह अनुच्छेद 37 में। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो चिलैया समिति का गठन 1991 ईस्वी में किया गया था। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से? तो भूरी क्रांति का। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे हम लोग हॉट मनी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है, यह आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? तो देखिए असहयोग आंदोलन के तहत सरकारी पदों का त्याग किया गया था, यह सही है। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया था, यह भी सही है। अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार किया गया था, यह भी सही है। लेकिन सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी यह नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो यह आपको ध्यान में रखना है, दांडी मार्च की जो समाप्ति हुई थी यह कब हुई थी? यह हुई थी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न है, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो देखिए पहला है चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, यह सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 को, यह भी सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को, देखिए यह भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को, देखिए यह कथन गलत है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो था यह हुआ था आपको 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन
कब किया था? तो यह गठन उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किया था। अगला प्रश्न है देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? यह किया गया था 1829 के नियम 17 के द्वारा। वहाबियों को के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो यह लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो देखिए, जब त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था यह पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बीच हुआ था, यानी जो पल्लव है राजवंश यह शामिल नहीं थे। तो यह आपको ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले? इसमें जो शवों के सिर हैं ये उत्तर दिशा में रखे को मिले। इसी वजह से आप देखते होंगे कि हमारे घरों में हमारी माँ या बूढ़े लोग जो है, पुराने जमाने के लोग उत्तर दिशा में सोने नहीं देते हैं, इसी रीजन की वजह से। तो चलिए अगला प्रश्न है देखिए, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था या चौथे संगति में हुआ था? तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 संगति हुए थे। तो जो पहला संगति हुआ था यह 483 BC में हुआ था, यह आपको ध्यान में रखना है। और यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, जो हर्यक वंश से संबंधित है। क्लियर है दोस्तों? और इसके अगर चेयरमैन की बात की जाए तो चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप थे, महाकश्यप। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर दूसरे की बात की जाए तो यह 383 BC में हुआ था। इसके जो किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह आपको काला शोक के शासनकाल में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सवा कामी थे। क्लियर है दोस्तों? ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर तीसरे की बात की जाए तो तीसरा कब हुआ था? ये हुआ था आपको 247 BC में हुआ था। क्लियर है दोस्तों? और यह किसके शासनकाल में हुआ था? यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? मोगलीपुत्र तिष्य थे। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना। अगर चौथे की बात की जाए तो चौथा जो हुआ था यह हुआ था 102 ईस्वी में, यानी AD में। क्लियर है? और यह किसके शासनकाल में हुआ था? यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और इसके जो चेयरमैन थे वह कौन थे? वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष थे हमारे अश्वघोष, वसुमित्र और अश्वघोष। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को, यानी जैन धर्म के जो संस्थापक थे, ठीक है, उनको उनका कैवल्य की प्राप्ति कब कहाँ हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। वहीं अगर बुद्ध भगवान का पूछा जाए तो वो निरंजना नदी के तट पर उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन से? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली पुत्र है। अगर वहीं आपसे कच्चायन का पूछा जाए तो कच्चायन किसके संस्थापक है? तो यह भौतिकवादी के। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना, भौतिकवादी। और अगर आपसे पूछा जाए संजय बेलंटी पुत्र किसके? तो यह है अनिश्चयवादी के, अनिश्चयवादी संप्रदाय के ये संस्थापक है। और अगर पूरन कश्यप का पूछा जाए तो यह है घोर अक्रियवादी। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जरूर इससे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। मुगल काल में मुहद्दसिब कौन था? तो यह आचरण अधिकारी हुआ करता था। दीवाने अर्ज जो है किस विभाग से संबंधित था? तो यह सैन्य विभाग से संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो यह अकबर के दरबारी चित्रकार थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, एक तरफ आपको परमाणु विद्युत गृह दिया हुआ और वो किस राज्य में, ये आपको दिया हुआ है नरोड़ा उत्तर प्रदेश में, यह बिल्कुल ही सही है। कुडनकुलन कर्नाटक में, देखिए यह गलत है। यह कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक में कौन सा है तो कर्नाटक में आपको कैगांव है। क्लियर है? ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। ककरापुर गुजरात में, यह सही है। तारापुर महाराष्ट्र में, यह भी सही है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? यह उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य, यह सही है। और उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम अगर पूछा जाए तो यह कौन सा है? 17th पैरेलल लाइन। वहीं अगर अमेरिका और कनाडा का पूछा जाए तो 49th पैरेलल लाइन जो है ये अमेरिका और कनाडा को के मध्य स्थित है। वहीं अगर जर्मनी एवं फ्रांस की बात की जाए तो जर्मनी और फ्रांस का कौन सा? मैगिनॉट रेखा। ये आपको ध्यान रखना है, मैगिनॉट लाइन है। और एक और होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, सिगफ्राइड। सिगफ्राइड रेखा भी फ्रांस और जर्मनी को पार्ट करती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो देखिए, ईंधन का उसमें मान उच्च होना चाहिए या होना चाहिए, यह भी सही है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट वो हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए अगर हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होगा तो यह हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाएगा, तो यह गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों?
देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि आपको एक तरफ सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, एक तरफ आपको विटामिन के नाम दिए हुए हैं और उससे क्या क्या होता है दूसरी तरफ में दिया हुआ, आपको ये मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों, जो आपको पहले आता है पहले आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। विटामिन की से क्या होता है, रक्त का थक्का जमने में। तो देखिए के का ऑप्शन नंबर 2, यानी देखिए ये 2 ऑप्शन तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए, बचे फर्स्ट और डी। अब देखिए विटामिन ई का आप जानते हैं, विटामिन ई क्या होता है, बांझपन उत्पन्न होना, यानी सी का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 4। यानी देखिए ये सिर्फ ऑप्शन ए में ही है, तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो जो आपको पहले आता है आप उसे पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो वह इकाई कौन सी है? गैलेक्टिक इकाई है। निम्न में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो यह वर्णांधता होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो यह ऑक्सीजन का वहन करता है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो यह गुप्त ऊष्मा कहलाती है। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो यह जीव द्रव में नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो देखिए विटामिन ए के अच्छे स्रोत में मछली का तेल, पालक और आम तीनों होते हैं। जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे जो होते हैं, ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं होता है। फिर से देखिए मिलान करने वाला दिया गया, एक तरफ आपको क्वांटिटी दी हुई है फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी तरफ उसके यूनिट दिए हुए, इसको आपको मिलान करना है। तो देखिए प्रतिरोध का आप जानते हैं यूनिट क्या होता है, ओम होता है। विद्युत प्रवाह यानी इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो जाएगा, आपका एम्पियर हो जाएगा। वही बल का न्यूटन होता है और पावर का वाट होता है। तो यहाँ से आप ऑप्शन मिला सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला कौन सा है? लिथियम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो यह इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा तय किया जाता है। अगला प्रश्न है देखिए, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो यह मध्य प्रदेश से बीचों बीच गुजरती है। निम्न में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको सुमेलित करना है कि एक तरफ आपको नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए और वह किस राज्य में, ये आपको दिए है। तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, यह बिल्कुल ही सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, देखिए यह गलत है क्योंकि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका यूपी में पड़ता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, यह सही है। सिमलीपाल या उड़ीसा में, यह ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो अगुलहास जो है यह शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। वहीं ये तीनों क्या है, शीत महासागरीय जलधारा है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है देखिए, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो रिंग ऑफ फायर जो है या भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अपने 48वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन भी देखिए मिलान करने वाला है। एक तरफ आपको डेजर्ट दिए हुए और दूसरी तरफ आपको कंट्री दिए हुए, आपको इसमें से चूज करना है। तो देखिए तकला मकान चाइना में, यह बिल्कुल ही सही है। थार भारत में, यह भी सही है। अटाकामा चिली में, यह भी सही है। गिब्सन अफ्रीका में, यह गलत है क्योंकि गिब्सन जो है ये आपका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? तो व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। अंतिम प्रश्न और की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा आज का 50वां प्रश्न है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही कथन है उसे चूज करना है आपको। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, यह कथन सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, यह भी कथन देखिए सही है। यानी दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ कुछ फैक्ट और आपको दिए गए जिसको आपको याद करना चाहिए, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। कि दिया हुआ प्रमुख दर्शन एवं प्रवर्तक की, एक तरफ आपको दर्शन दिए हुए और उसके प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के पतंजलि, ये आपको ध्यान में रखना है। न्याय दर्शन के गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल, चारवाक के चारवाक ही है
वैशेषिक दर्शन के कनाद है। वही पूर्व मीमांसा की बात की जाए तो जैमिनी है, और उत्तर मीमांसा की बात की जाए तो बादरायन है। और देखिए ये 4 इंपॉर्टेंट है जो हमने ऑप्शन में भी पढ़ा था। तो वही दिया हुआ है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखलीपुत्र गोसाल है। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संजय वैठलीपुत्र है। भौतिकवादी संप्रदाय के कच्चायन है। और घोर और क्रियावादी के पूरन कश्यप है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए। आई होप वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। सेट नंबर 3 के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।